नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। मोदी का एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऐसा उल्टा पड़ गया कि इसने चुनाव को नई दिशा ही दे डाली। तो प्रचार खत्म हो चुका है, वोटिंग होना बाकी है। इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। ये चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? रविकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किस तरफ देख रहे हैं इस चुनाव को जाता हुआ? आप तो सिर्फ वोटिंग होना बाकी है। देखिए प्रज्ञा जी, मोदी जी तो छोड़ करके चले गए। इस जी। समय 3 देशों की यात्रा पर हैं। अमित शाह महाराष्ट्र छोड़ करके दिल्ली आ गए। तो चुनाव किस तरफ जा रहा है, ये मुझे लगता है कि संकेत समझा जा सकता है जी। कि भारतीय जनता पार्टी कहीं गिव अप कर रही है। महाराष्ट्र में, झारखंड में उसने अपनी पूरी ताकत लगाई है और मुझे लगता है कि ये उसकी स्ट्रेटजी है कि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकलता है तो झारखंड किसी तरीके से हासिल कर लिया जाए, बैलेंस रहे। लेकिन जो स्थितियां हैं जमीन पर, खास करके जैसे आप झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कल्पना सोरेन जिस तरह से कैंपेन कर रही हैं और निखर करके आई हैं, मुझे लगता है कि ये हेमंत सोरेन के जेल जाने का एक सुपरिणाम आप कहेंगे कि एक महिला नेत्री इतना महत्वपूर्ण तरीके से वो बाहर निकल करके आती है, अच्छी जबान में बात कर रही हैं, लोगों को कनेक्ट कर रही हैं और जिन योजनाओं को वो लेकर के सरकार में आए थे उन योजनाओं का वो प्रचार कर रही है मंच से। अब भीड़ बहुत आ रही है, तो ये कहीं संकेत करता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों लोगों ने जो बागडोर संभाली है चुनाव प्रचार की, और इस बीच में राहुल गांधी भी गए और भी तेजस्वी यादव भी वहां पे गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो इंडिया अलायंस में न तो कोई टूटन दिखाई पड़ रही है, न कोई संदेह है और ना ही किसी किस्म का कोई उठापटक है। तो बहुत मजबूती के साथ चुनाव वहां पर लड़ा जा रहा है और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन 2-3 फैक्टर है, मसलन एंटी इनकम्बेंसी है 5 साल की, तो वो भी एक प्रभाव वहां पर दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करने की लगातार कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग ने एक अभी उनका वीडियो बैन किया है, लेकिन बेशर्मी की हद यह है कि चुनाव आचार संहिता के बारे में सब कुछ जानते हुए भी जिस तरह का वीडियो शूट किया गया और उसको प्रचारित किया गया बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, वो दिखाता है कि इनको न तो चुनाव आयोग की परवाह है न चुनाव आचार संहिता की परवाह है। उनको लगता है कि चुनाव आयोग तो हमारा ही एक संगठन है। तो बिना किसी डर के लोगों के मन में भय, विभाजन, नफरत और हिंसा, ये 4 एलिमेंट हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको उसके डीएनए को समझना है तो विभाजन, भय, नफरत और हिंसा, इनके जरिए वो चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन ये 2014 का देश नहीं है, 2019 का देश नहीं है, 2024 के बाद ये चुनाव हो रहा है जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अपने तमाम प्रचार के बाद, तमाम कारपोरेट मीडिया के समर्थन के बावजूद पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। मोदी का ब्रांड दरक गया है, उसका प्रभाव दोनों ही राज्यों में आपको देखने को मिलेगा और इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी तो मैदान ही छोड़ करके भाग गए। जी, एक नई चीज रविकांत सर एक इस चुनाव में हमें देखने को मिली कि भाजपा के नारों का विरोध भाजपा ही कर रहे हैं और इनके गठबंधन दल कर रहे हैं। दरअसल एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है ये कि बजाय इसके कि विपक्ष इन नारों का विरोध करे, एक्चुअली जमीन पर ही इन नारों का विरोध है जी। और उसमें जब आप एनडीए में हैं, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में आप महायुति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो अजीत पवार की अपनी पॉलिटिक्स है, एकनाथ शिंदे की, चलिए ठीक है आप वो भी हिंदुत्व के पिच पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अजीत पवार एनसीपी वो तो सेकुलर पॉलिटिक्स करती है। तो वहां वो कैसे इस नारे को सहन कर सकते थे और पंकजा मुंडे ने भी खारिज कर दिया उस नारे को। अजीत पवार ने तो सीधा कहा कि ये उत्तर प्रदेश में चलेगा, यहां नहीं चलेगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, उनके सहयोगी दल ही योगी आदित्यनाथ के नारे को खारिज कर दिए हैं। लेकिन प्रज्ञा जी, एक इसमें एक मुझे दूसरी स्ट्रेटजी दिखाई पड़ती है और वो दिखाई पड़ती है लखनऊ से। दरअसल योगी आदित्यनाथ का ये नारा जिस तरीके से हिट किया कि बहुत सारे नेताओं ने पोस्टर लगाए, दरअसल योगी जी का भी मामला कुछ ठीक नहीं है इन दिनों जी।
गुजरात लॉबी योगी जी की चोरियां कसने पर उतारू है। और मजा तो तब आएगा जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का नतीजा आएगा। अगर 9 में से 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली जी, तो प्रज्ञा जी, योगी जी की विदाई तय है। अभी वो छूटा नहीं है, वो काम खत्म नहीं हुआ जो हम लोग बीच में कह रहे थे। जी रविकांत सर, कहीं इसीलिए तो नहीं कि उनके सीएम साहब के अपने डेप्यूटी सीएम ही ये बात कह रहे हैं कि योगी जी ने बटोगे तो कटोगे क्यों कहा, हमारा ये नारा नहीं है, हमारा नारा इसीलिए मैंने कहा ना, योगी जी का नारा है। इसमें इसमें भी आप देखिए कि उन्होंने इसको खारिज किया और किस नारे को उन्होंने एंडोर्स किया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी आईना दिखाता है, उनको कमजोर करता है। जिस तरीके से एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में अपना प्रभाव वो पैन इंडिया बनाना चाहते हैं योगी जी, उसकी भी काट मुझे इसमें दिखती है कि बीजेपी के नेता क्यों बोल रहे हैं। बीजेपी के नेता खामोश रह सकते थे। अजीत पवार की अपनी पॉलिटिक्स से वो समझ में आती है कि वो चूंकि सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं इसलिए वो बोलेंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये बोलना वो दरअसल एक तरफ तो जमीन पर वो नारा नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के भी पैच कसने की कोशिश है। और इसको मैं देखता हूं कि गुजरात लॉबी ये खेल अंदर से करवा रही है। अच्छा रविकांत सर, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने भी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिसने पूरी बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। दरअसल राहुल गांधी एक तिजोरी लेकर के आए जिसके अंदर से एक पोस्टर निकाला, उसमें अडानी और मोदी की तस्वीर थी और उन्होंने कहा कि ये एक है तभी सेफ है। अब इसका चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए राहुल गांधी, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में चुनाव दो व्यक्तियों के बीच में है मुख्य रूप से। आप कई तरह से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। मुख्य मुकाबला आपको दिखेगा कि महायुति बनाम एमबीए का मुकाबला है। फिर आपको ये दिखेगा कि मोदी जी बनाम राहुल गांधी का मुकाबला है। मैं समझता हूं ये नहीं है, मोदी जी बनाम राहुल गांधी नहीं। असली मुकाबला व्यक्तियों में राहुल गांधी बनाम अडानी है। हरियाणा हारने के बाद सारा दांव कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी की इमेज का, और राहुल गांधी लगातार जिस बात को रेखांकित करते रहे कि ये जो मोदी एंड कंपनी है जिसके सबसे बड़े लाभार्थी अडानी साहब हैं, तो अडानी इस देश को कमजोर कर रहे हैं। सारी आर्थिक संपत्ति धन को फिर वही होते चले जा रहे हैं और मोदी जी उनको सौंप रहे हैं। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, और उसमें फिर कई और नाम जुड़ते हैं। तो ये खेल जो है, ये जो देश है, मोदी जी कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? अडानी साहब के लिए कर रहे हैं। ये राहुल गांधी तस्वीर दिखाना चाहते हैं, महाराष्ट्र जिताना चाहते हैं मोदी जी अपने दोस्त के लिए, अडानी जी के लिए। ये राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है। और धारावी में उनका पैसा लगा है, मुंबई एयरपोर्ट में उनका पैसा लगा है, ये तो हम लोगों को मालूम है। हजारों करोड़ रुपया वहां जो जमीनें हैं उसमें लगा है, वहां पे जो बिल्डिंग्स बन रही है उसमें पैसा उनका लगा हुआ है। आज उद्धव ठाकरे ने जो कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो धारावी में जो आपने किया है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दरअसल ये पूरा जो स्टेक है वो अडानी का दांव पे लगा हुआ है, और यही वजह है कि अडानी ने वहां इन्वेस्ट किया है। चुनाव में भी, चुनाव के पहले तो किया ही है। तो ये मुकाबला राहुल गांधी बनाम अडानी भी मैं देखता हूं, और इसीलिए जब वो ये पोस्टर निकाल करके लाते हैं, और राहुल गांधी पहले शख्स हैं विपक्ष के जिन्होंने अडानी और मोदी के रिश्तों को बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। आज आप किसी गांव में भी चले जाइएगा, जो थोड़ा बहुत राजनीति को समझता हो, अखबार पढ़ता हो, टेलीविजन देखता हो या यूट्यूब देखता हो, उसे भी मालूम होगा अगर वो मोदी बोलेगा तो अडानी वो जानता है कि अडानी कौन है। अडानी मोदी जी के दोस्त हैं जिनके लिए ये, तो इसका असर निश्चित रूप से होगा। और जो आपने कहा कि ये ट्रम्प कार्ड है, शहरी इलाकों में भी जो मिडिल क्लास है, जो बीजेपी का वोटर है, उस वोटर को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि मोदी जी कर किसके लिए रहे। 2014 से लेकर के 19 तक आपने खूब सुना होगा मोदी जी किसके लिए करेंगे, किसके लिए कमाएंगे। उनके तो कोई है ही नहीं, परिवार वाले ही नहीं है। और फिर आया वो जो कन्हैया कुमार ने कहा था कि वो शोले फिल्म का जो डाकू था ना, तो वो किसके लिए कमाता था, उसके भी बाल बच्चे नहीं थे।
तो गब्बर सिंह किसी के लिए नहीं कमाता था, लेकिन लूटता था। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो अपने दोस्त के लिए कर रहे हैं, ये राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। नहीं तो दुनिया का तीसरे नंबर का अरबपति कैसे हो जाते साहब? जो व्यक्ति 2014 में 600 में नंबर से भी ज्यादा था, वो तीसरे पर आ गया। ये करिश्मा कैसे हो रहा है? और इस देश के 81 करोड़ लोग लाइन में लग करके राशन खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद कहां रहे हैं, राशन उनको मिल रहा है। तो आप उधर पूर्ति के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए इतने गरीबी है कि लोगों का पेट भरने के लिए 5 किलो राशन दे रहे हो। इधर अडानी साहब, अभी आप देखिएगा इकोनॉमी के पैमाने पर दुनिया में तीसरे नंबर पर अरबपति भारत में है, अमेरिका, चाइना और फिर भारत। और सबसे ज्यादा गरीब भारत में, सबसे ज्यादा भुखमरी भारत में, सबसे ज्यादा कुपोषण भारत में। मतलब आप जो सहारन अफ्रीकन देश हैं उनसे भी बुरी हालत हो गई है आपकी, नेपाल से भी बुरी हालत हो गई है। पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश आपसे आगे खड़ा हुआ है। महंगाई में आप किससे तुलना करते? पाकिस्तान से। ऐसा पाकिस्तान से हमारी तुलना होगी? तो इस मीडिया का जो हाल है वो तो खैर है ही, लेकिन ये मुद्दा निश्चित रूप से जमीन तक गया है। कितना वो वोट में तब्दील होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन असर तो होगा, असर होगा। मुद्दे का कितना असर होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में पूरे विपक्ष ने संविधान के मुद्दे को उठाया और राहुल गांधी भी जिस तरीके संविधान के मुद्दे को पकड़े हुए हैं, और महाराष्ट्र में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को उठाया है कांग्रेस ने वो है संविधान का मुद्दा। हाथ में वो लाल किताब का जिक्र तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कर दिया कि वो किताब खाली है। इसके पलटवार राहुल गांधी ने भी किया कि मोदी जी को तो पता ही नहीं अंदर क्या लिखा है, इसलिए वो कहते हैं कि संविधान खोखला है। लाल रंग के लिए भी राहुल गांधी ने बोल दिया। आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर हम अब इस चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज तो प्रचार का आखिरी दिन है? देखिए, महाराष्ट्र में इसका व्यापक असर होने जा रहा है और झारखंड में खास करके आदिवासियों के बीच में, जो ओबीसी है, दलित है, उसके बीच में इसका बड़ा असर होने जा रहा है। झारखंड की अपेक्षा महाराष्ट्र में ज्यादा होगा और उसके पीछे की पृष्ठभूमि है डॉक्टर अंबेडकर की, वो कर्म भूमि है, उनकी पैतृक भूमि है। वो पैदा जरूर मध्य प्रदेश में हुए थे, लेकिन ज्योतिबा फूले की वो जमीन है, सावित्रीबाई फूले की जमीन है, शाहू जी महाराज की जमीन है, जो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं। तो पूरा सामाजिक आंदोलन दलितों का, पिछड़ों का, ये उस महाराष्ट्र में लंबे समय तक चलता रहा। और संविधान जब निर्मित हुआ तो संविधान ने अधिकार दिए इन वंचित समाजों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को। और संविधान पर पहले दिन से हमला करना शुरू किया था आरएसएस। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ। 30 नवंबर को ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि ये विदेशी है, इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं जी। तो आरएसएस हो, जनसंघ हो उस जमाने में, और आज भारतीय जनता पार्टी, उसकी वही मानसिकता है कि उसे संविधान नहीं चाहिए, संविधान के प्रति उसका कोई सम्मान नहीं है, उसे मनुस्मृति चाहिए। राहुल गांधी ने अपने लगातार भाषणों में, कई बार वो दोहराते हैं, दोहराने का मतलब है कि उस पर वो बहुत जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई ये संविधान बना मनुस्मृति है। मनुस्मृति में बार बार क्या ये मुद्दा काम आएगा, ये भी तो एक सवाल है। हाँ, निश्चित रूप से असर दिखाया, लेकिन इसमें ब्लेंडर फिर कर दिया बीजेपी ने। लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उतना कारगर नहीं होता अगर बीजेपी के लोगों ने ये ना कहा होता कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। इस बार क्या हुआ कि इस बार अपमान कर दिया कि ये तो लाल किताब है, खाली किताब है, राहुल गांधी तो ये कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उसे जोड़ लिया डॉक्टर अंबेडकर के अपमान से। राहुल गांधी ने कहा कि ये संविधान का ही अपमान कर रहे हो, कह रहे खाली किताब। उन्होंने खोल करके दिखा दिया कि देखिए इसमें अनुच्छेद है, इसमें तो लिखा हुआ है, आपने चूंकि उसको कभी पढ़ा नहीं। तो ये एक तरह से कहने कि आत्मघाती हो गया नरेंद्र मोदी का बयान। इसलिए चूंकि वहां दलितों की बड़ी आबादी है, महाराष्ट्र में बहुत अंबेडकराइट आबादी है, और वो सिर्फ अंबेडकराइट और दलित नहीं, महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर अंबेडकर को बहुत प्यार करते हैं। किसी भी जाति और समुदाय से हो, किसी भी धर्म के हो, वो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति बहुत सम्मान के साथ उनको मानते हैं। तो ये जो अपमान किया नरेंद्र मोदी ने, उसका असर महाराष्ट्र में व्यापक होने जा रहा है। और इसका सबूत आपको उस दिन मिलेगा जब प्रकाश अंबेडकर की पार्टी कोई सीट नहीं पाएगी। तो आपको लगेगा, ये मैं
अब परिणाम बता रहा हूं कि अगर ये होता है तो आप निश्चित रूप से मानिएगा कि संविधान बड़ा कारक बनकर के साबित हुआ। प्रकाश अंबेडकर बाबा साहब के पोते हैं, अंबेडकर के जी। पोते हैं, और वो चूंकि अभी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं आए थे। खुद वो तीसरे नंबर पे थे। सुपड़ा साफ हो गया था उनका। जबकि पहले वो खुद चुने हुए सांसद हैं, उनकी पार्टी को एक वोट मिलता रहा है। जी। महाराष्ट्र में बीएसपी का भी थोड़ा जनाधार था विदर्भ के इलाके में, लेकिन संविधान मुद्दा कारगर है तो आप मानिएगा कि न तो बीएसपी को वहां वोट मिलने जा रहा है और प्रकाश अंबेडकर को भी वोट नहीं मिलेगा जितना उनको मिलना चाहिए। मुझे जो लगता है कि ये मुद्दा राहुल गांधी ने जो उठाया उसे भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही बढ़ा दिया, इसलिए वो कारगर होने जा रहा है। पहले नहीं होता। मैंने आपके ही यहां कहा था कि ये लोकसभा में बड़ा मुद्दा था चुनावी, अब ये मुद्दा हो सकता है कि ना बने। लेकिन एक ब्लंडर फिर किया बीजेपी ने, अटैक करके देवेंद्र फडणवीस ने अटैक किया और नरेंद्र मोदी। जी, तो ये सेल्फ अटैक आपको लग रहा है कि भाजपा के लिए हो? बिल्कुल बिल्कुल आत्मघाती कदम हो गए। तो अभी झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो कुल मिलाकर हिंदुत्व का कार्ड ही चल रही है। क्या इस बार ये हिंदुत्व का कार्ड काम आएगा? वो भी तब जब 6 दल लड़ रहे हैं एक दूसरे से और आपस में भी लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा जी, अगर हिंदुत्व पर मोदी जी को भरोसा होता है तो वो महायुति गठबंधन के साथ नहीं लड़ते, अयोध्या में नहीं हारते जी। जहां राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ उसके बाद आप चुनाव नहीं हारते। मोदी जी इस बात को जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भ्रम होगा। वो इस बात को जानते हैं कि हिंदुत्व के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता, लेकिन हिंदुत्व के जरिए मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सकता है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और उसी पर रात दिन डिबेट। एक्चुअली ये जो नारे दिए जा रहे हैं ना, कुछ समय तक ही चला, बटोगे तो कटोगे, मुझे लगता है 1 हफ्ते तक रोज बहस हुई। तो बेरोजगारी का सवाल, एजुकेशन का सवाल, महंगाई का सवाल, किसानों के कपास का सवाल, ये गायब कर दिए जाए और केवल बहस को तब्दील कर दिया जाए हिंदुत्व पर कि देखिए मुसलमानों के खिलाफ, इसमें मजा आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग भटक जाएंगे? बुनियादी सवाल है, क्या किसान का मुद्दा काम नहीं करेगा? विदर्भ जैसे इलाके में, मराठवाड़ा जैसे इलाके में, कोंकण जैसे इलाके में, जहां पर किसानों की आत्महत्याएं तक हुई, क्या शरद पवार कामयाब नहीं होंगे किसानों के बीच में सबसे कद्दावर नेता किसानों के? ये छद्म है और बीजेपी को ये भ्रम हो गया है कि हम मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अब अगर ये करेंगे तो साफ लोग भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे। अब दर्द आपने इतना दे दिया है महंगाई का। प्याज क्या किस रेट में बिक रहा है लखनऊ में? मैं कल सब्जी लेके आया, मुझे मालूम है, सबको मालूम है। सच बात यह है कि अब समय होता है ना कि सलाद थोड़ा बढ़ाया जाता है, मौसम ऐसा आ रहा है, लेकिन प्याज का दाम, टमाटर का दाम आम आदमी तो खा नहीं सकता है, तो क्या वो करेगा? ये मुद्दा ना है। लेकिन मुझे लगता है कि आप आश्चर्य देखिए प्रज्ञा जी कि हम किस दौर में हैं और कैसे खेल हो रहा है। एक तरफ तो प्याज का जो किसान है, और महाराष्ट्र में प्याज बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उसको अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो उपभोक्ता है वो 80 रुपए 100 रुपए किलो प्याज खरीद रहा है। ये क्या करिश्मा है? ये पैसा जा कहां रहा है? जो 2 रुपए 1 रुपए किलो प्याज खरीदी गई, वो जो 80 रुपए में बिक रही है, ये बीच वाला पैसा कहां गया? इसीलिए मैंने कहा था ना कि ये चुनाव राहुल गांधी बनाम अडानी है, कारपोरेट है। यहां जो बीच का आदमी है जो खा जा रहा है, वो एक कविता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। ये जो तीसरा आदमी है जी, वो खेल कर रहा है कि जो 2 रुपए का प्याज है वो 80 रुपए में बिक रहा है, ये जो 78 रुपया है वो कहां गया? यहां महंगाई है, वहां फसल का दाम नहीं मिल रहा। ये जो परिस्थितियां है उससे लोग रूबरू हो रहे हैं।
हो सकता है वो इतना दिमाग ना लगाएं कि भाई 78 रुपया कहां गया, लेकिन जो प्रताड़ित है, जो 2 रुपए में प्याज बेच रहा है या फेंक रहा है अपनी फसल, टमाटर की फसल लोग फेंक रहे हैं और यहाँ 60 रुपए किलो टमाटर है। इससे जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जब हम उससे जूझते हैं तो उस समय हमारे सामने हिंदू मुसलमान नहीं चलता। जी मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आप मरो बिल्कुल सही। बटेंगे कटेंगे एक रहे सेफ है, कुछ भी आप बोले, अरे हम्म। साहब उन्हें जब जब टमाटर खाने को मिलेगा, जब पेट भरेगा तब तो आपकी बकवास सुनेंगे, है ना। वो तो एक कहावत वो भी चलती है ना कि भूखे भजन ना हो गोपाला। बिल्कुल। भजन नहीं हो सकता है, आप तो नफरत करने की बात कर रहे हैं कि नफरत करिए आप साहब। जी। ये नहीं अब चल रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ भी करे, ये मुद्दा तो वोट बैंक में तब्दील नहीं होने जा रहा है। हाँ, कुछ दूसरे मुद्दे जो बीजेपी जो चुपचाप खेल करती है, हम्म। जातियों, सोशल इंजीनियरिंग। जी। अब वहां पंकजा मुंडे हैं, उनके फादर भी बड़े नेता रहे बीजेपी के, वो बंजारा समाज से हम्म। आए, हम्म। बड़ा समाज है वहां का, ओबीसी का। हम्म। बीज और कांग्रेस पार्टी के पास कोई बंजारा समाज का नेता नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं है, ये एक फर्क है। तो बीजेपी के पास मुश्किल से इस समय 25% आधार वोट है, इसके ऊपर का सारा तिकड़मबाजी करते हैं, वोट हम्म। काटते हैं। आप अगर गए हो झारखंड या महाराष्ट्र और जी। अगर आपने थोड़ा पूछताछ की हो तो आपको जानकारी मिली होगी कि कितने लोगों के वोट काटे गए लोकसभा में और अभी वोटर लिस्ट से कितने लोगों के नाम गायब। जी एक बड़ा फैक्टर है जो बिल्कुल। सीधा सवाल खड़े करता है चुनाव आयोग पर। हम्म। तो अभी अगर हम ऑल टोटल महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति में अपर हैंड किसका देख रहे हैं, और झारखंड में आप जेएमएम और भाजपा में किसका अपर हैंड देख रहे देखिए प्रज्ञा जी, महाराष्ट्र में तो कोई संदेह नहीं है, हैं? महाविकास आघाड़ी का अपर हैंड है, नैरेटिव उसके साथ है, मुद्दे उसके साथ हैं और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, आपस में भिड़ी हुई है, जी। यहां संगठित होकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। तो और कई और इशू हैं, जैसे महाराष्ट्र बनाम गुजरात का भी मुद्दा है, वो भी हम्म। महाविकास वो आघाड़ी अलग के सरकार पक्ष में है। है। वो सीधे तौर पर दिखाता है कि महाविकास आघाड़ी को एज है। लेकिन झारखंड के विषय में हम्म। जो मेरी अपनी जानकारी है हम्म। उसमें वहां 50-50 अच्छा। मुकाबला कांटे का है। अब आखिरी समय पर कौन मजबूत रहता है, बीजेपी ने सारी ताकत वहां झोंक दी है। तो वहां देखिए हम लोग जमीन को देखते हैं, हम लोग ये तो नहीं नापते हैं कि साहब बेईमानी हम्म। कितनी हो रही है, कितना हम्म। वोट काटा गया है, ये हम लोगों की उस पर जिम्मेदारी पर नहीं आता है। जमीन ये कह रही है कि वहां मुकाबला कांटे का है, जी। लेकिन नेता और चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, जी। इसका फायदा जेएमएम को मिल सकता है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं। हम्म। और सर अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने अकेला छोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने भी ये बात कही कि उपचुनाव बीजेपी नहीं बल्कि यूपी सरकार के अधिकारी लड़ रहे हैं चुनाव। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है, और क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने के लिए मोदी और शाह चुनाव में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मोदी शाह प्रचार करने के लिए भी नहीं आए, आपको क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा जी, एक बात तो मैं कह ही चुका हूं, बटेंगे तो कटेंगे हाँ वाली। जी। 7-8 दिन तक चला क्योंकि नैरेटिव आना नहीं चाहिए था, महंगाई ये सब, फिर उसके बाद उसी को काउंटर कर दिया गया। मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, पिछले 3 महीने में अगर आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के फैसलों पर और हाई कोर्ट के फैसलों पर जरा नजर दौड़ाएं तो आपको समझ में आएगा कि क्या वजह है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैसले कोई योगी जी के खिलाफ आए, जानबूझ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फैसले आना इस समय, वो फैसले आगे भी खींच सकते थे, बहुत सारे मामले पेंडिंग में हैं, लेकिन आपका फैसला किस पर आया, मदरसा पर आया, जी। आपका फैसला बुलडोजर पर आया। ये दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर किया जा रहा है, कमजोर हो रहे हैं, या ऐसे कह दें फैसलों से वो कमजोर हो। प्लस आपने देखा इस बीच में इन्होंने जितना भी किया हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की कि होटलों पर नाम लिखिए, वो भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब संगठन सीधे खिलाफ खड़ा है,
अभी इलाहाबाद में प्रदर्शन हुआ, केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया, चौधरी साहब जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या बयान दिया कि सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। फिर मजबूर हुए योगी जी फैसला वापस लेने के लिए। और अब चुनाव प्रचार में न तो अमित शाह दिखे न मोदी जी दिखे, उपचुनाव अकेले योगी जी लड़ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी। जी यूं ही गॉसिप नहीं चलती, पॉलिटिकल गॉसिप यूं ही नहीं चलती, निराधार कभी नहीं चलती। वो बात अलग है कि जो बात हम आज कहें वो आज ना घटित हो, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं। जैसे जो बात हम लोग कह रहे हैं पिछले एक साल लोकसभा चुनाव से कि अब योगी जी की विदाई होनी है, तो समय परिस्थितियां बदल रही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अब दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए अब मैंने कहा ना कि 9 में से अगर 6 सीटें योगी जी हार गए तो अभी तो वो अकेले हुए, अगले बार मठ में पहुंचेंगे। गुजरात लॉबी पूरी तरीके से तुली हुई है योगी जी को हटाने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि इस बीच में ठाकुर बनाम ब्राह्मण भी हुआ, ब्राह्मण नाराज। बहुत सारे विधायकों के पिछले 2-3 महीने पहले बयान आए थे, केशव प्रसाद नाराजगी अपनी दिखा चुके हैं पिछले मीटिंग में। लेकिन योगी जी अभी तक सेफ हैं, तो थोड़ा मोहन भागवत की वजह से आरएसएस के साथ थोड़ी एकता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है जी। और इस चुनाव में योगी जी अगर हारे तो जो हम लोग कह रहे हैं वही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। विदाई और दूसरा कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं। अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला और नैरेटिव बहुत मजबूती से काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ का प्रशासन जिस तरीके से लगातार, चाहे उनके विधायक हो, मंत्री, किसी की नहीं सुनता है, दूसरों को छोड़ दीजिए, उनके कार्यकर्ताओं की नहीं सुनता है। तो जो विधायक टॉर्चर है, मंत्री टॉर्चर है, ये कभी कैमरे पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप कभी आराम से पूछेगा तो बता देंगे कि नहीं साहब परेशान तो हम बहुत हैं जी। उनका सेक्रेटरी नहीं आता है बात करने के लिए, उससे भी जाना पड़ता है कि साहब ये देख लीजिए, और यहां कार्यकर्ता को कुछ नहीं है। तो प्रशासन पूरी तरीके से हावी हो गया, पुलिस स्टेट में आपने तब्दील कर दिया। आम आदमी भी उस चीज को महसूस कर रहा है, लोग कह ही रहे हैं कि साहब ठाकुर राज चल रहा है, एक ये भी नैरेटिव है। तो ये नैरेटिव दरअसल योगी आदित्यनाथ को लगातार कमजोर करने के लिए है, कमजोर करने के लिए है। और इतना कमजोर करने, देखिए मोदी और शाह कच्ची गोली नहीं खेलते, वो कंचे नहीं खेलते हैं, नहीं तो यहां तक नहीं पहुंचते। जहां से आ रहे हैं वो बात अलग है कि मोदी जी तो तालाब में मगरमच्छ भी पकड़ रहे थे, इतना तो था उनका, लेकिन जिस जमीन से उठ के आए, नो डाउट कि इस लोकतंत्र की इस ताकत को आपको समझना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा जी, कि एक मामूली कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनता है इस देश का। और ऐसे नहीं हुआ होगा, बहुत सारे अवरोध भी आए होंगे। तो समय के साथ फैसला लेना राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जी। फैसला अगर आपने समय से नहीं लिया तो गया, खेल खत्म। और अगर समय से लिया तो टेस्टिंग बार बार हो रही है, और इस बार पूरे तरीके से छोड़ दिया। वरना मोदी जी आते थे कि योगी है, उपयोगी है, इस बार कोई उपयोगी नहीं, न नारा लिया न प्रचार किया, तो और आप जरा टोहो लेंगे, जिसको हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं टोहो लेना, थोड़ा सा योगी जी के इर्द गिर्द के लोगों से, तो योगी जी की परेशानी वो आप बता देंगे कि इस समय कितना तनाव चल रहा है। योगी जी के कंधों पर इस उपचुनाव को जीतने का बड़ा भार है, और वो जानते हैं कि अगर वो चुनाव उनके हाथ से फिसलता है तो उसका नतीजा क्या होगा। तो और मैं जिस बात को कह रहा हूं, बिल्कुल चुनाव भी उनके हाथ से निकलते हुए दिख रहा है। अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला बहुत मजबूती के साथ जमीन पर काम कर रहा है। तो किसी भी प्रशासनिक प्रभाव के बावजूद काफी लंबा फासला है, तो आप फासला तो कम कर सकेंगे, लेकिन चुनाव में वो नहीं हो पाएगा जो योगी जी सोच रहे हैं जी। ये बाजी तो अखिलेश के हाथ में जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर समय देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार।
तो पूरी तरीके से चुनाव में जो जिसका पलड़ा भारी है वो संभालने की कोशिश कर रहे थे रविकांत सर से। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। प्रचार खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। तमाम चुनावी खबरों के लिए, एक एक अपडेट के लिए अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और याद रखिएगा रिजल्ट वाले दिन धूम मचाने वाले हैं और जबरदस्त रिजल्ट आपको उल्टा चश्मा यूसी पर ही मिलेगा। तो देखने के लिए जरूर आइएगा। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, करवा लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। प्रज्ञा मिश्रा का नमस्कार। जय हिंद।